नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, उसके 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक श्रव्य श्रृंखला में 15 मिनट से 20 मिनट तक एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स चरण इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो भारत देश के लिए सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस चरण का 13वें चरण का विषय है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और साइमन कमीशन। आगे जाने से पहले ये साइमन कमीशन जो था उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो थी उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 किया था, जो भारत में संवैधानिक सुधार करने का कायदा था, उस कायदे के तहत प्रावधान ये था कि हर 10 वर्षों में भारत में एक कमीशन भेजा जाएगा। इस कमीशन का काम होगा संवैधानिक सुधार की जो प्रक्रिया चालू है उसकी प्रगति की समीक्षा करना और कोई नई उपाय योजना का प्रस्ताव बनाना, ये उसका काम था। 1927 में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कमीशन अपॉइंट किया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ये जो कमीशन था उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य थे सर जॉन साइमन जो कि चेयरमैन भी थे। दूसरे सदस्य थे क्लेमेंट एटली। इन दोनों के अलावा और 5 सांसद भी उस कमीशन में शामिल थे। और ये जो कमीशन था इसकी अध्यक्षता की थी जॉन साइमन, सर जॉन साइमन ने, इसीलिए इसको साइमन कमीशन भी कहा जाता है। जब साइमन कमीशन भारत में पधारा 1928 में, 1928 में जब वो भारत में पधारा तो देश भर में सारे लोग नाराज हो गए, कुछ तो तिलमिला उठे, कईयों को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों ऐसा हो गया था? वो इसलिए हो गया था कि भारतवर्ष का भविष्य सुनिश्चित करने वाला जो कमीशन था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका रूपांतर हो गया हड़ताल, मोर्चा, मास रैली और ऊपर से ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन, काले झंडे दिखाना। ये सारे देश के सारे बड़े शहरों में ये प्रक्रिया जारी हो गई, आंदोलन की प्रक्रिया जारी हो गई। और जहां भी कमीशन के लोग जाते थे वहां काले झंडे दिखाकर घोषणा दे रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसी दरम्यान लाहौर में आंदोलन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे सीनियर कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता लाल बाल पाल में जिनका नामोल्लेख आता है वो लाला लजपत राय, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। आंदोलकों ने जब काले झंडे दिखाना चालू किया तो पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और बेरहमी से लोगों को पीटा। वो इतना पीटा गया कि उसमें वरिष्ठ नेता लाला लजपत राय जी का मृत्यु हो गया। यह अत्यंत दुखद घटना उस दरमियान हो गई थी। जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि 1915 में जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई कर रहे थे, तब लाला लजपत राय जी ने स्वयं जाके उनसे मुलाकात की थी
और उनसे कहा था कि आप शिक्षा छोड़ दीजिए और आंदोलन में, देश के लिए आप आंदोलन में सक्रिय हो जाइए। उसको भीमराव अंबेडकर जी ने उनके प्रस्ताव को विनयतापूर्वक नाकारा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी शिक्षा पूरी नहीं होती है तब तक मैं किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता हूं। जब साइमन कमीशन को बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव लाया। उन्होंने ये किया कि प्रांतिक लेवल पर जो सरकारें थी उनकी मदद से उन्होंने प्रांत के लेवल पर साइमन कमीशन को सहयोग करने के लिए कमिटीज बना ली। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मुंबई के विधान परिषद के नामित सदस्य थे। जब सारे राजकीय दलों ने, कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग तक सारे राजनीतिक दलों ने जब साइमन कमीशन का कड़ा विरोध किया और उन पर बहिष्कार कर दिया, तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि उन्होंने ये साइमन कमीशन के साथ में सहयोग करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि इन सारे मूक रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को आवाज देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने का निर्णय कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक निवेदन सादर किया साइमन कमीशन को, विस्तृत निवेदन। वो निवेदन इसलिए था कि अस्पृश्यों के हितों के लिए रक्षा के कौन से उपाय करने चाहिए, इसका एक विस्तृत विवेचन करने वाला निवेदन उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, साइमन कमीशन को सादर किया मई 1928 में। इस निवेदन की डॉक्टर अंबेडकर जी के जो हजारों लाखों अनुयायी थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये तो अस्पृश्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी को कईयों ने देशद्रोही कहलाया। उनके बारे में कहा गया कि वो ब्रिटिश सरकार के हाथ की कठपुतली है, ऐसे भी आरोप उन पर लगाए गए। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी का जो निवेदन था वो निवेदन के दो पहलू थे, दो हिस्से थे। पहला था वो अस्पृश्य समाज को विधानमंडल में, विधानसभा हो, विधान परिषद में और केंद्रीय विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा था कि ये जो अस्पृश्य समाज है वो अल्पसंख्याक होने के नाते उन्हें सरकार की तरफ से कुछ गारंटी दी जाए, ये उनका कहना था। ये दोनों पहलू पर हम बात करेंगे। जहां तक पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सवाल था, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1921 का जो सेंसस था उस जनगणना का संदर्भ देते हुए ये बतलाया, ये साबित कर दिया कि जो अस्पृश्य समाज के आंकड़े जो साइमन कमीशन ने रखे हैं वो बहुत वास्तव से बहुत कम है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि संख्या के बल पर अस्पृश्यों को जितना दिया गया है उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या कम दिखाई गई है। और दूसरी ओर क्योंकि अस्पृश्य समाज ये गंभीर सामाजिक विकलांगता का लक्ष्य होता है, इसलिए उनका आबादी में जो प्रमाण है, अनुपात जो है, उससे भी ज्यादा प्रतिनिधित्व उनको देना निहायत ही जरूरी है। यह प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार पर आरोप किया कि वे मुस्लिमों के पक्षपाती हैं, वो मुस्लिमों को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, उन्होंने कहा
कि ब्रिटिशों का जो रवैया है वो ये देखते हैं कि हर एक समाज का राजकीय बल कितना है, उस हिसाब से वो प्रतिनिधित्व का सोचते हैं, और इसीलिए मुस्लिमों के बारे में वो ज्यादा ही कुछ उदारता दिखा रहे हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे भेदभाव करना ये समान अवसर का जो तत्व है उससे ये विसंगत है। ये प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि 2 कारण हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ये नामित सदस्यों को ज्यादा पसंद करती है, चुनावी सदस्यों से कई गुना ज्यादा। पहला कारण तो यह है कि मतदार संघ तैयार करने में, निर्वाचन क्षेत्र तैयार करने में जो कठिनाइयां होती है वो पहला भाग। दूसरा हिस्सा जो है वो है कि पर्याप्त रूप से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र बनाना ये बहुत कठिन है दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए। इसलिए वो नामित सदस्य रखना ज्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का जो पहला कहना है उसे वो बिल्कुल पूर्णतया असहमत है। उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्लिम समाज जो है वो भी बिखरा हुआ है, जैसे दलित समाज बिखरा हुआ है। तो बिखरे हुए मुस्लिम समाज के लिए मतदार संघ बनाना ये अगर मुमकिन है तो क्यों नहीं वही बात दलित जो बिखरे हुए उनको भी लागू हो जाती है। तो ये कहना गलत है कि मतदार संघ बनाने में बहुत कठिनाइयां होती है, इसलिए हम नामित सदस्यों को ज्यादा पसंदीगी बताएंगे। जो दूसरा मुद्दा ब्रिटिश सरकार ने उठाया था, दूसरा कारण जो बताया था, उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरी तरह से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि दलितों का, डिप्रेस क्लासेस का पर्याप्त रूप से बड़ा निर्वाचन क्षेत्र करना बहुत कठिन काम है, और उसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मताधिकार का जो निर्दिष्ट बिंदु यानी कि कट ऑफ पॉइंट है वो किसी भी तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से असमर्थनीय है। इसी के कारण जिसे जिम्मेदार सरकार कहेंगे, उस जिम्मेदार सरकार की संकल्पना की मजाक उड़ाने वाला ये निकष है, ये क्राइटेरियन है, मताधिकार बिंदु है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उदाहरण भी दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुंबई इलाके की आबादी है कुल मिला के 2 करोड़ के आसपास, लेकिन उस पर मतदान का अधिकार कितने लोगों का है? सिर्फ 60 लाख लोगों का। बाकी जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यक लोगों को मताधिकार नहीं है। 7 लाख लोगों को मताधिकार है, और 1 करोड़ 93 लाख लोगों को, जो कि बहुसंख्यक है, उनको मतदान का कोई अधिकार नहीं। ये कहां का इंसाफ है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ये तो दलितों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार है और इसे आगे चलने नहीं देना चाहिए। अगर आपको लोगों को जिम्मेदार सरकार बनाना है तो आपको मताधिकार का जो निर्दिष्ट बिंदु है, कट ऑफ पॉइंट है, वो इतना नीचे रखना चाहिए कि उससे ज्यादा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को मतदान का अधिकार मिल जाएगा। यहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने युक्तिवाद के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और वो वयस्क मताधिकार का पुरस्कार करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको सही मायने में लोगों को जिम्मेदार सरकार को लाना है तो आपको वयस्क मताधिकार के सिवा और कोई चारा नहीं है।
ये प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। तब जो पब्लिक डिबेट, जो सार्वजनिक चर्चा चल रही थी, उसमें कुछ लोगों ने ये बयान किया और गंभीरता के पूर्वक बयान किया कि अगर मताधिकार इतना व्यापक रूप में आप फैलाते हैं तो क्या होगा, तो मूर्ख लोग भी मतदार बनने के काबिल हो जाएंगे। इसका करारा जवाब दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। अब यहां एक बात आप ध्यान में रखिए कि मताधिकार का जो निकष था, उसमें एक निकष ये था कि जायदाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि जिनके पास बहुत सारी जायदाद है वो मूर्ख भी हो सकते हैं, और जिनके पास गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है वो लोग भी अत्यंत बुद्धिमान हो सकते हैं। अमीर लोगों ने यह अंधश्रद्धा फैलाई है और उसका समर्थन खुद ब्रिटिश सरकार ने दिया है। क्यों? ताकि बहुसंख्यक गरीब लोग सरकार बनाने का उनका जो हक है उस हक से वंचित रहे। इसलिए हेतु पुरस्सर इस अंधश्रद्धा को फैलाया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो निवेदन था, उसका जो दूसरा भाग था, दूसरा हिस्सा था, वो गारंटीज के बारे में था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ऐसी मांग की थी कि जो भी संविधान बनेगा, जो भी संविधान सुधार होगा, उसमें कुछ विशेष प्रावधान, और वो भी मूलभूत रूप से विशेष प्रावधान होने चाहिए जिनसे अछूतों को अल्पसंख्याक होने के नाते नागरिक अधिकार मिलने की गारंटी रहेगी। और उनसे उन्होंने ये बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे संविधान में बाद में आई है आर्टिकल 32 के रूप से। उन्होंने कहा कि अगर प्रांतीय सरकार की तरफ से अगर किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का संकोच किया जाता है तो उस पर अपील करने का अधिकार होगा, और वो अधिकार आम आदमी को अधिकार होगा केंद्र सरकार के पास जाके प्रांतीय सरकार के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी देना चाहिए। इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। और जब वो गारंटीज की, जब समर्थन, गारंटीज का जो समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों के बल से नीचे गिर जाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नीचे गिरने पर वो ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन अछूत समाज के बारे में ऐसा नहीं होता है। जिनका ऊपर उठना, अगर अछूत गिरा हुआ है वो तो गिरा हुआ ही होता है, अगर अछूतों ने ऊपर उठने की कोशिश की तो वो बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक कल्पना से विसंगत होता है। और इसलिए जब अछूत समाज के लोग अपने प्राथमिक अधिकार के लिए भी जब संघर्ष करते हैं तो उन्हें सामाजिक अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गारंटीज की जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि ये बड़े समाज में, अछूत समाज में जो डर है, उनके दिमाग में जो डर है वो दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका ये होगा कि उनको सरकार की तरफ से गारंटी होनी चाहिए। साइमन कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट था वो सबमिट किया, सादर किया मई 1930 को। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की, इस साइमन कमीशन पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और बाकी सारे जो राजनीतिक दल थे वो सारे लोगों ने इसको बहिष्कार कर दिया था। इसलिए साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कोई मतलब ही नहीं रहा, वो जन्मता ही मूर्तवत हो गया। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने एक नए रणनीति का अवलंब किया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि इंग्लैंड में भारतीय नेताओं को बुला के उनके सामने, आमने सामने उनके साथ
चर्चा होगी और वो चर्चा के माध्यम से हम आगे कैसे संवैधानिक सुधार इसके आगे कैसे चला सकते हैं, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसीलिए 1930 से लेके 1932 तक उन 2-3 वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया और ये परिषद जो हो गई, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये लंदन में हो गई और ब्रिटिश सरकार ने सारे भारतीय नेताओं को वहां बुलाया था। इस दौरान जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका सीधा संघर्ष हो गया। वो बहुत दिलचस्प है, अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जरूर, आने वाले चरण में जिसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। तो मित्रों, आज के इस सत्र को यहीं पर मेरी बात को विराम देते हैं। हम जब फिर मिलेंगे तो हम एक बिल्कुल अलग से पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनेक पहलुओं में से एक अलग से पहलू की चर्चा करेंगे, जो है वक्ता, जिनको दशसहस्त्रेषु वक्ता, दशसहस्त्रेषु कहा जा सकता है। ऐसे श्रेणी के वक्ता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने के पहले मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि अगर ये पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे आप सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।